नमस्कार दोस्तों, टर्मिनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बल क्या है, त्वरण किसे कहते हैं, वेग व चाल किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन क्या है, द्रव्य व द्रव्यमान में अंतर क्या है। तो आज हम लोग इन 5 टॉपिकों पे विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बल की बात करते हैं कि बल क्या है। एक सामान्य सा परिभाषा है दोस्तों, देखते हैं। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है, अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में या उसके रूप व आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो एक आदमी है, मेज़ पर रखी एक वस्तु को किसी रस्सी के सहारे खींच रहा है। और दूसरे में उदाहरण देखें तो दोस्तों, एक मेज़ पर रखी वस्तु को एक व्यक्ति धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि बल क्या है, बल एक धक्का या एक खिंचाव है। अब इस बल की गणना कैसे करते हैं, कोई व्यक्ति कितना बल लगा रहा है या किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है, इसकी गणना करने के लिए एक फार्मूला है दोस्तों, एक सूत्र है जिसमें बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको शॉर्ट फॉर्म में F बराबर m इंटू ए लिखते हैं, जहाँ F क्या है, एक बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, तथा a क्या है, त्वरण है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम देखते हैं किसी वस्तु पर कितना बल लगता है या लगाया जाता है। बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन ने ही सर्वप्रथम बल की गणना करने के लिए सूत्र दिया था। इसी फार्मूले के आधार पे हम लोग बल की गणना करते हैं कि किसी वस्तु पे कितना बल लग रहा है या किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे m द्रव्यमान है। पहले समझते हैं द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान को समझने के लिए समझते हैं पहले द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वह वस्तु या पदार्थ है जो इस धरती पर या ब्रह्मांड में स्वतंत्र अथवा किसी कारण विद्यमान है या मौजूद है। यदि वस्तु अपनी अस्तित्व में है तो किसी न किसी जगह में है, अर्थात उसमें जगह घेरने की क्षमता अवश्य होगी। यदि वस्तु जगह घेरने की क्षमता रखती है तो उसमें कुछ न कुछ भार अवश्य होगा। अर्थात कहा जा सकता है कि द्रव्य वह वस्तु या पदार्थ है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। यही क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो कोई वस्तु या द्रव्य या पदार्थ जिससे वो बना है, उसकी मात्रा ज्ञात हो जाए तो वही मात्रा उस द्रव्य की द्रव्यमान कहलाती है। महर्षि कणाद तथा जॉन डाल्टन ने बताया था कि प्रत्येक द्रव्य को विभाजित करने पर वह छोटे छोटे कणों में टूट जाती है तथा इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। इन परमाणुओं का विभाजन संभव नहीं है, परंतु प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन व रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणुओं का विभाजन संभव है। प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की मात्रा का। तो द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम होता है, इसको MKS पद्धति में किग्रा से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं त्वरण क्या है। तो त्वरण को समझने के लिए पहले समझना होगा वेग क्या है, वेग एवं चाल में अंतर समझना होगा, फिर विस्थापन को समझना होगा, दूरी व विस्थापन में अंतर को समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि त्वरण क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दूरी क्या है।
दूरी किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए किसी वस्तु द्वारा जितना सफ़र तय किया जाता है, इस पूरे सफ़र की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। और यह सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक इसलिए कि कोई वस्तु अगर किसी बिंदु तक पहुंच रही है तो अवश्य कुछ न कुछ दूरी तय करके पहुंचती होगी या पहुंची होगी। यदि बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर ही उसे आना है, तो कुछ न कुछ दूरी तय करके ही आएगी, इसलिए इसको धनात्मक कहते हैं। या दूरी अवश्य होगी, इसलिए धनात्मक होता है। अब बात करते हैं चाल की। यदि दूरी तय करने में लिए गए समय की भी गणना कर ली जाए तो यही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल को दूरी बटे समय से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, यदि कोई कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी चलता है। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। या दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा की लंबाई ही विस्थापन कहलाती है। यह विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। यह एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि उसमें परिमाण होता है, परंतु विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है और इसमें परिमाण तो होता ही है। कभी कभी परिमाण शून्य हो जाता है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अब देखते हैं किस केस में यह धनात्मक होता है, किस केस में ऋणात्मक तथा कब यह विस्थापन शून्य होता है। तो मान लेते हैं किसी मेज़ पर रखी एक वस्तु है। वस्तु पर F बल लगाकर उसे दाहिनी तरफ धकेला जाता है। जब तक बल कार्य करता है तब तक वस्तु दाहिनी तरफ चलती है। बल हटा देने के बाद वस्तु यदि आखिरी छोर पर रुक जाती है तो प्रारंभिक बिंदु से आखिरी बिंदु तक इसकी दूरी ही विस्थापन कहलाती है और ये दूरी धनात्मक होगी। यदि वस्तु बल हटाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है तो यहाँ पर विस्थापन शून्य हो जाएगा। दूरी मतलब शून्य होगी, इसलिए विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। यदि वस्तु प्रारंभिक अवस्था से पीछे हट जाती है, यानी बल की विपरीत दिशा में कार्य करने लगती है, तो यहाँ पर विस्थापन ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं वेग की, वेलोसिटी। यदि किसी वस्तु के विस्थापित होने में लिए गए समय की भी गणना कर ली जाए तो वही वस्तु की वेग कहलाती है। यदि वस्तु विस्थापित होने में जितना समय लेता है उस समय की भी गणना करते हैं तो यही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। वेग को सदैव विस्थापन बटे समय से दर्शाया जाता है। जैसे किसी वस्तु का वेग 100 किलोमीटर प्रति 40 घंटे है या 100/40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका अर्थ यह है कि 100 किलोमीटर विस्थापित होने में 40 घंटे का समय लिया गया है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चाल का और वेग का मात्रक दोनों सेम होता है। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन। जब कोई वस्तु गति करती है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी गति सदैव एक समान रहे। यदि समय के साथ गति में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो यह गति त्वरित गति कहलाती है। त्वरित गति में वेग किसी समय बढ़ जाता है तो किसी समय घट जाता है, अर्थात समय के साथ वेग हमेशा लगातार बदलता रहता है। इस वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग परिवर्तन में जितना समय लगता है, यदि समय की भी गणना कर ली जाए तो यह क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो एक सिंपल सा परिभाषा इसका बनता है कि वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है दोस्तों, लेकिन लास्ट तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें बिंदु ए से बिंदु ई की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और इस 100 किलोमीटर को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है और प्रत्येक की लंबाई 25 किलोमीटर रखी गई है तथा इस लंबाई या विस्थापन को पार करने में वस्तु द्वारा लिया गया समय अलग अलग है। पहले में लिया गया समय 4 घंटा है, दूसरे में 3 घंटा, तीसरे में 2 घंटा और लास्ट में 1 घंटा का समय लिया गया है। अर्थात यह वेग को दर्शाया गया है कि अलग अलग बिंदु पर इसका वेग कैसे बदल रहा है। तो हम जानते हैं कि त्वरण में वेग परिवर्तित होता है तभी त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वेग एक समान रहेगा तो त्वरण शून्य उसमें होगा, अर्थात त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि वेग बदल रहा है तभी त्वरण उत्पन्न होगा। तो चलिए पहले उदाहरण देखते हैं। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से गति करना प्रारंभ करती है और बी सी डी से होते हुए बिंदु ई पर पहुंचती है, जहां बिंदु ए और बिंदु ई की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तथा ए बी, बी सी, सी डी एवं डी ई की बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। अब वस्तु ए से बी तक पहुंचने में अर्थात 25 किलोमीटर विस्थापित होने में 4 घंटे का समय लेती है। फिर अगले 25 किलोमीटर विस्थापित होने में या बी से सी तक विस्थापित होने में 3 घंटे का समय लेती है। फिर सी से डी तक विस्थापित होने में 2 घंटे का समय लेती है तथा डी से ई तक विस्थापित होने में 1 घंटे का समय लेती है। अर्थात कुल कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ प्रत्येक बिंदु पर वेग बदल रहा है। यहाँ प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का वेग बदल जा रहा है। पहले में वेग 25 किलोमीटर प्रति 4 घंटा, दूसरे में 25 किलोमीटर प्रति 3 घंटा, तीसरे में 25 किलोमीटर प्रति 2 घंटा तथा अंत में 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। अर्थात प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद वेग बदल जा रहा है। यदि दोस्तों यहाँ बी सी हो गया है, बिंदु ए और बिंदु बी होना चाहिए था। यदि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच वेग परिवर्तन देखें तो 25/3 माइनस 25/4 इसको हल करेंगे तो 25/12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये परिवर्तन दोस्तों निम्न सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये वेग परिवर्तन का सूत्र होता है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग से वेग परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ है दोस्तों? 25/12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि मान लें कि वेग परिवर्तन होने में 1 घंटे का समय लिया जा रहा है, अर्थात वेग परिवर्तित होने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटे लग रहा है। तो हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण। तो 25/12/1 घंटा तो निकल के आ जाएगा 25/12 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ये वस्तु का क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। अब त्वरण भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, समतल में गति करने वाली वस्तु की त्वरण तथा ऊर्ध्वाधर रेखा में गति करने वाली वस्तु की त्वरण। क्षैतिज में या समतल में गति करने वाली वस्तु की त्वरण को स्मॉल ए से तथा ऊर्ध्वाधर में गति करने वाली वस्तु का त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। स्मॉल जी पे यहाँ तात्पर्य गुरुत्वीय त्वरण से होता है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। अब अंत में बात करते हैं बल के प्रकार के बारे में कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। अब इस संपर्क बल और असंपर्क बल को भी कई भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं संपर्क बल कितने प्रकार का होता है। या संपर्क बल पहले जानते हैं किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को बल का अनुभव किसी वस्तु के संपर्क में आने से या उसे छूने से होता है तो उसे संपर्क बल कहा जाता है। संपर्क बल का उदाहरण है जैसे पेशी बल। पेशी बल जब किसी वस्तु को हम लोग धक्का देते हैं या कोई मानव जब किसी वस्तु पर धक्का देता है तो मतलब अपने पेशियों के द्वारा बल लगाता है, इसलिए उसको
पेशी बल कहते हैं। दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल से तात्पर्य है जब किसी वस्तु की सतह पर जब फिसलती है तो जिस पर फिसलती है उस वस्तु द्वारा फिसल रही वस्तु पर एक विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, उसे ही घर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ प्लावन बल है। प्लावन बल द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जो कि उसके वस्तु के संपर्क में आने से ही उत्प्लावन बल लगता है। अब एक बल और है ससंजक बल। जब किसी द्रव्य या वस्तु के समान अणुओं के बीच बल लगता है तो उसे ससंजक बल कहते हैं। और असंजक बल, जब दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच कोई बल कार्य करता है तो उसे असंजक बल कहते हैं। अब देखते हैं असंपर्क बल क्या है। असंपर्क बल, जब किसी वस्तु को बल का अनुभव किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए हो तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्रीय बल। तो समझते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल। किसी पिंड द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर जब खींचा जाता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि एक पिंड इसमें पृथ्वी हो, पृथ्वी द्वारा किसी दूसरे पिंड को खींचा जाए तो इससे बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि किसी चुंबक के ध्रुवों द्वारा आपस में एक बल कार्य करता है। मान लीजिए एक चुंबक है, इसके दो ध्रुव हैं, नॉर्थ एंड साउथ। एक दूसरा चुंबक है, इसमें भी दो ध्रुव हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ या साउथ के यदि नॉर्थ के पास लाया जाए तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और नॉर्थ यदि साउथ के पास लाया जाए तो आकर्षण बल होगा। इस अर्थात चुंबकीय बल के कारण भी बल अनुभव होता है। ये एक असंपर्क बल का उदाहरण है। फिर विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। अभिकेंद्री बल, वृत्तीय मार्ग पर गति करने के कारण केंद्र की तरफ बल एक कार्य करता है। इसी कारण व्यक्ति जब वृत्तीय पथ पे गति करते हैं तो केंद्र की तरफ झुक जाते हैं, इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसका उदाहरण है कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं, जब कोई मोड़ आता है तो उस पर घूमते समय हम केंद्र की तरफ झुक जाते हैं, इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल की तरह होता है, यह केंद्र की विपरीत दिशा में होता है। और अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों समान होते हैं तो इसे संतुलित बल कहते हैं। यदि अपकेंद्री बल अधिक होगा तो हम लोग केंद्र की विपरीत दिशा में गिर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।